वेलकम टू दिस सेशन ऑफ रिविजन ऑफ इनकम टैक्स. ओके, आज का जो सेशन है वो थोड़ा सा सिंपल, शॉर्ट एंड स्वीट सेशन रहेगा. ओके, इट वुड नॉट एक्सटेंड टू अ लॉन्गर ड्यूरेशन. इट वुड नॉट बी अ सेशन ऑफ 1 आवर, इट वुड बी ऑफ अराउंड हाफ एन आवर. बट ये सेशन जानबूझ के मैंने इंडिपेंडेंट लिया है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला है कि सी अंडरस्टैंड, जब अपने सवाल MCQs होते हैं तो what will our institute focus on? Our institute will focus on each and everything. सबसे पहले वो क्या फोकस करेंगे कि हमारे जो बेस के कॉन्सेप्ट्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स एक्ट अगर हम पढ़ रहे हैं तो इनकम टैक्स एक्ट में रूल्स, नोटिफिकेशंस कौन लेके आएगा, इनकम टैक्स एक्ट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन. तो ये इंस्टीट्यूट अपने से अज्यूम करती है कि अपने को पता है, और उसके ऊपर से क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा हाई है. इसलिए मैंने क्या किया है, स्पेशली आज का सेशन उस पर फोकस किया है, ताकि हमने कल के सेशन में और आज के सेशन में क्या देखा है माय डियर फ्रेंड्स. कल के सेशन में हमने देखा कि व्हाट आर कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, बराबर है. फिर हमने अगला आज के सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू सी इनकम टैक्स एक्ट के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, रूल्स रेगुलेशंस के बारे में, देन नोटिफिकेशन सर्कुलर्स के बारे में देखेंगे कि कौन लेके आ सकता है, कौन नोटिफिकेशंस लेके आएगा, CBDT क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, पार्लियामेंट क्या करेगी, राइट. ये सब कुछ आज के सेशन में हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे. ओके, इंडिपेंडेंट सेशन इसलिए लिया है बिकॉज मुझे इसको किसी के साथ क्लब नहीं करना था, क्योंकि इंस्टीट्यूट कहीं से भी हमको MCQs पूछ सकती है एंड वी हैव टू बी रेडी फॉर इट. ओके, यस, एंड मेरा काम क्या है, आपको तैयार करना, बस. इसलिए मैंने इस पे स्पेशल एक सेशन लिया है. कल से हम स्टार्ट करेंगे विद रिगार्ड्स टू कोर इनकम टैक्स एक्ट. ओके, यस, थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स. ओके, टिल नाउ व्हाट डिड वी सी? यस, टिल नाउ व्हाट डिड वी सी? टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स. अब तक हमने देखा कि what is meant by indirect taxes, right? See, our entire syllabus is divided into two parts: direct taxes and indirect taxes. Okay, it is very important to understand the basic difference between direct tax and indirect tax. Now, why is it important to understand the difference? See, कई बार एक तो सबसे पहले अपना MCQ बेस्ड पेपर है, राइट. सो वो लोग क्वेश्चंस किसी भी कॉर्नर से पूछ सकते हैं, राइट. सो पहले अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट पता हो, इट इज वेरी 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 सिंपल टू आंसर द क्वेश्चंस. ओके, नाउ डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. ओके, टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू स्पीक अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, 1 मिनट, आई विल जस्ट अनम्यूट माई सिस्टम ताकि मैं मैसेजेस ना भी देखूँ तो भी मुझे आपके मैसेजेस दिख सकें. ओके, अब अगर आपको कुछ बोलना है तो आप डेफिनेटली बोल सकते हो. अरे, ओके, नो प्रॉब्लम. यस, ओके, हियर वी गो. तो क्यों नहीं जा रहा भाई? ओके, नो प्रॉब्लम. यस, यस. तो डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. नाउ अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, द मेन डिफरेंस इज व्हाट? द मेन डिफरेंस इज व्हाट? डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करते हैं, तो इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा सबसे बेसिक एग्जांपल, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल मैं हमेशा देती हूँ. से फॉर एग्जाम्पल वी गो टू विजिट डोमिनोज पिज़्ज़ा. अगर हम डोमिनोज पिज़्ज़ा विजिट करने जाते हैं तो मुझे एक बात बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, हम जब डोमिनोज में जाते हैं, ओके, सो व्हाट हैपेंस, से फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 220 का पिज़्ज़ा ऑर्डर किया तो क्या मैं डायरेक्टली सिर्फ 220 रुपये दे के आती हूँ डोमिनोज से बाहर? कम ऑन, आई वॉन्ट योर आंसर्स, कम ऑन, बोलो.
क्या मैं सिर्फ डायरेक्टली 220 दे के आती हूँ? नो, 220 के साथ उसके साथ मैं 30 रुपए का टैक्स पे करती हूँ एंड देन 250 रुपए देके आई पिक अप माई पिज्जा एंड मूव आउट ऑफ द डोमिनोज पिज्जा. नाउ टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो 30 रुपए हम देते हैं, ओके, अंडरस्टैंड वट एवर आई एम ट्राइंग टू टेल यू, अगर ये जो 30 रुपए हम लोग देते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये 30 रुपए के टैक्स देने की जिम्मेदारी अपनी है कि डोमिनोज वाले की है? किसकी जिम्मेदारी है? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डोमिनोज पिज्जा टू पे द टैक्सेस ऑन वॉट एवर सप्लाई इज मेड बाय देम. Correct? But what does the Domino's Pizza do? Domino's Pizza, when the government is asking Domino's Pizza to pay tax, Domino's Pizza is what? Is recovering taxes from our pocket. हमको हमारे जेब से उनको टैक्स पे करने की जरूरत पड़ती है और फिर वो टैक्सेस वो किसको देते हैं? गवर्नमेंट को देते हैं. Right? Right? That means the burden. Okay, levy of tax. Levy of tax मतलब जो टैक्स भरने वाला है. क्या टैक्स किसको भरना है? डोमिनोज पिज्जा को भरना है. करेक्ट? बट वो बर्डन किस पे पास ऑन हो रहा है? इज डोमिनोज पिज्जा बेयरिंग द बर्डन ऑफ टैक्सेस? इज डोमिनोज पिज्जा पेइंग टैक्सेस फ्रॉम इट्स ओन पॉकेट? नो, it is recovering taxes from our pocket and paying to the government. That means levy and burden are on different people. मतलब डोमिनोज पिज्जा खुद के टैक्स की वसूली किसी और से करता है, उसको कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस. उसको कहा जाता है, इट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्सेस. whereas in case of direct taxes, what happens my dear students? In case of direct taxes, tell me. Yes, yes, in case of direct taxes, same person pays tax. Absolutely yes, Tanya. What does this mean? Levy and burden are on the same person. Levy and burden are on the same person. Okay? Yes. Next, most favorite question which is asked. Okay? I'm so sorry. Yes, tell me. Which taxes, direct taxes, are regressive or progressive? Chalo, socho. Regressive or progressive? Direct taxes and indirect taxes. सोचो. प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेस करना मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं उसको कहा जाता है प्रोग्रेस करना. सो जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता है, इवन आवर डायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज. बराबर है ना? अगर पहले मैं 1 लाख रुपए का इनकम कमाती हूँ तो मुझे 1 लाख पे टैक्स पे करना है. अगर मैं 10 लाख का इनकम कमाती हूँ तो मुझे 10 लाख पे टैक्स पे करना है. करेक्ट? सो डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव, दे प्रोग्रेस विद आवर लेवल्स ऑफ इनकम. whereas इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव, मतलब उनको आप कितना पैसे कमाते हो इससे उनका कोई भी लेना देना नहीं है. उनका मेन कंसर्न क्या है? व्हाट इज द मेन कंसर्न? उनका मेन कंसर्न ये है कि आपने जो MRP का गुड्स परचेज किया है उस पर आपको टैक्स पे करना है. Right? So indirect taxes are regressive in nature. Do you understand? Okay, so this is the broad difference between direct taxes and indirect taxes. Okay, now let's begin with direct taxes. When we speak about direct taxes, my dear student, the most dominant and the strongest of all is the Income Tax Act 1961. Now Income Tax Act की अगर हम बात करते हैं my dear students, Income Tax Act has been included in which list? Union list, state list, concurrent list. Come on. It's okay if your answers go wrong. What is important is we answer. Okay, yes, right, Veer. Veer says union list. Okay, union list. Absolutely yes, Srishti. Muskan, yes, it is mentioned in the union list. Yes, Tanya. If we say it is mentioned in the union list, what does this mean? This means that the powers to collect income tax lies with central government. Okay? Yes, no problem. Now, when we move to Income Tax Act 1961, okay, Section 1, 2 and 3 deals with short title, extent and commencement. Short title, extent and commencement. Short title means what would be the name of the act, right? Short title, extent मतलब कहाँ तक applicable होगा. See, you all must be knowing ना, बस थोड़े ही ये कोरोना का सीन चालू होने से पहले बस ये आर्टिकल 370 का बवाल मचा हुआ था पूरे देश में.
right? Article 370, JNU, and even I think Deepika Padukone was involved. I don't know what not, कितने सारे complications थे. I think कोरोना से पहले थोड़ा सा farmers protest था, उसके पहले होना चाहिए, right? तो Article 370 के बारे में कोई मुझे बता पाएगा? Come on, I want answers. Yes, चलो. थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा जनरल नॉलेज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद दिस बुकिश नॉलेज. वाई? बिकॉज यू शुड बी एबल टू रिलेट. जब हम कनेक्शन कर पाएंगे, ये एक्ट क्यों बनाया जाता है, ये एक्ट में अमेंडमेंट्स क्यों होते हैं. ओके, स्पेशल पावर्स टू JNK. यस वीर, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ इफ यू कैन. अगर कोई, इफ यू आर इन एन आइसोलेटेड प्लेस. सी, I'll tell you. Jammu and Kashmir had a special place and always has a special place when it comes to India. Why? Because we consider it as to be the most sensitive area with regards to politics. Okay? Yes. क्योंकि उस पे इंडिया पाकिस्तान के बीच में there are differences कि कौन किस पे कितना हक जमाएगा. Okay? No problem. Politics apart. Okay? What was happening is जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल राइट दिया गया था इस आर्टिकल के हिस्से में. ओके, अंडरस्टैंड. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू इन अ शॉर्ट वे. जितना आपने को समझना है उतना ही मैं एक्सप्लेन करूंगी. लेट्स नॉट गो टू अदर डिटेल्स. अब आर्टिकल 370 जो है ना, वो जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल राइट देता था. क्या? कि आपको जो चाहिए, योर गवर्नमेंट. ओके, योर गवर्नमेंट मतलब जम्मू एंड कश्मीर का गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि जो लॉज पूरे बाकी के इंडिया में एप्लीकेबल है वो जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल होगा या नहीं. इवन इन केस ऑफ GST, माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, इनकम टैक्स तो पहले से ही एप्लीकेबल है. इन केस ऑफ GST, ओके, GST में क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट था एंड उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट से भी परमिशन लेना था. राइट. तो मिस्टर मोदी, अपने डियर बिलवड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्रैवल्ड टू जम्मू एंड कश्मीर. तब महबूबा थे. ओके, शी वॉज द मिनिस्टर दे. राइट. तो उनको मिलके उनको करीबन 7 दिन लगे. ओके, एंड देन दे फाइनली अग्रीड टू लेवी GST इवन इन जम्मू एंड कश्मीर. डू यू नो दिस? ओके, तो अगर आप एप्लीकेबिलिटी ऑफ GST देखते हो तो ऑल ओवर इंडिया अदर देन जम्मू एंड कश्मीर 1 जुलाई से, बट जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल है 8 जुलाई से. राइट, इफ यू रिमेंबर द प्रीवियस सेक्शंस. राइट, तो इसका मतलब क्या था कि उनको स्पेशल राइट्स थी. अब जब आर्टिकल 370 हटा दिया गया, दैट मीन्स कि जम्मू एंड कश्मीर इज जस्ट लाइक द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. जो इंडिया में एप्लीकेबल होगा वो उसको भी एप्लीकेबल होगा. सिंपल एंड स्वीट. ओके, यस. सो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट कब कमेंस होगा? SEC, सेक्शन का SEC. अब पता चला आपको कहां से आता है. SEC, शॉर्ट टाइटल का S, एक्सटेंट का E, कमेंसमेंट का C. ओके, यस. फिर जब हम पढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, सेक्शन 4 इज द चार्जिंग सेक्शन. What is the meaning of the term charging section, my dear students? Charging section मतलब, see, understand, charge लेना. What is the meaning of the concept charge लेना? Tell me. Charge लेना मतलब responsibility लेना. राइट. तो चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या होगा? वो सेक्शन जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है. राइट नाउ वी आर रेफरिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961, मतलब ऐसा सेक्शन जिसने इनकम टैक्स लेवी करने का और कलेक्ट करने की जिम्मेदारी ली है. राइट. ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम. तो सेक्शन 4 हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चॉक आउट द लेवी ऑफ इनकम टैक्स. कि इनकम टैक्स कौन पे करेगा, कैसे पे करेगा, कब पे करेगा, किस पे करेगा. Everything has been explained to us in section 4. What does section 4 says? Section 4 says every person whose total income of PY, that is previous year, exceeds maximum amount which is not chargeable to tax is an assessee and chargeable to income tax at rates prescribed in Finance Act for relevant previous year. ओके, जब भी हम कोई भी सेक्शन पढ़ते हैं लॉ का, सो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज वी नीड टू ब्रेक डाउन दैट पर्टिकुलर सेक्शन इनटू स्मॉलर इजियर पार्ट्स. ओके, तो अगर हम पहला पार्ट देखते हैं तो व्हाट डज दिस मीन? एवरी पर्सन. इसका मतलब क्या है? इनकम टैक्स किसको पे करना है? एवरी पर्सन को पे करना है. राइट. नाउ हु हैव बीन इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ पर्सन?
ओके जब हम पर्सन की बात करते हैं तो पर्सन हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 231. ओके अगर हम देखेंगे तो इनकम टैक्स में सारे के सारे डेफिनेशंस हैव बीन गिवन इन सेक्शन 2. सारे के सारे डेफिनेशंस. ओके आपने अगर मेरी बुक देखी रहेगी जीएसटी की तो मैंने क्या किया है, सारे के सारे डेफिनेशंस एक चैप्टर में दे दिए, राइट. सो व्हेनेवर यू हैव अ कंफ्यूजन और ऐसा लग रहा है कि ओके आई नीड टू रेफर द डेफिनेशन, गो टू दैट पर्टिकुलर चैप्टर, रेफर टू द डेफिनेशन. इन द सेम वे इनकम टैक्स एक्ट में क्या हुआ है, ऑल द डेफिनेशंस हैव बीन क्लब्ड टुगेदर, एक साथ दिया गया है सेक्शन 2 में. ठीक है, तो सेक्शन 231 पर्सन के बारे में क्या बताता है कि एवरी इंडिविजुअल, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, मेजर माइनर, हर प्रकार का इंडिविजुअल विल बी ट्रीटेड एज पर्सन अंडर इनकम टैक्स एक्ट. मतलब हर प्रकार के इंडिविजुअल को क्या करना पड़ेगा. यस, दोज हु हैव नॉट अनम्यूटेड योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. यस, आई थिंक कर दिया है, नेवर माइंड. ओके ओके यस, सो एवर वी yes individual, हर प्रकार का individual will be treated as person and the moment you are person you will be liable to pay income tax. ठीक है, fine, no problem. अब जब हम individual की बात करते हैं तो minor, major, तो मेजर तो ठीक है बट माइनर के नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, राइट. तो माइनर का खुद का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, राइट. पेरेंट्स, गार्डियंस, right. So these people in case of unsound mind, people are with sound mind, people with unsound mind. अपने local language में, अपने colloquial language में हम लोग unsound mind वाले लोगों को बोलते हैं. अपने दोस्त को बोलते हैं ना फोन करके, तू पागल है क्या, तू पागल है क्या. What is the relevance of this particular statement? कि अगर अपने दोस्त ने नॉर्मल रिएक्शन ना देके कोई एबनॉर्मल रिएक्शन दिया हो तो उसको हम पूछते तू पागल है क्या, राइट. सो मतलब कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की कैपेसिटी को छोड़ के ओके कोई एबनॉर्मली अगर बिहेव करता है तो उसको क्या बोला जाता है, पीपल विद अनसाउंड माइंड. अब पीपल विद अनसाउंड माइंड, अगर आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट याद होगा तो पीपल विद अनसाउंड माइंड कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, राइट. डिसीज्ड, अब जिंदा हो कि आप मर चुके हो, आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है. ओके अगर जीएसटी के बारे में आपने क्या देखा है कि मरने तक आपको पे करना है, बट इन केस ऑफ इनकम टैक्स मरने के बाद आप भी आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, आपको आपके कर्मों का जुर्माना इधर ही देके जाना पड़ेगा, राइट. सो नाउ टेल मी, इन केस ऑफ माइनर, अनसाउंड माइंड एंड डिसीज्ड पीपल, ओके हु विल कम एंड पे द टैक्स. Their representative assessees, will come and pay tax. तो जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं सो रिप्रेजेंटेटिव असेसीज, ओके असेसी मतलब क्या देखेंगे हम लोग, इन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स भी will be what? Will be treated as persons. HUF, Hindu undivided family. In India is a country where joint family is a very common tradition. Though it's washing away now, though it's waning away now, but अभी भी joint family का culture है, कई जगहों पे है. Okay, I myself belong to a joint family. Yes, joint family का मजा ही कुछ और होता है. Okay, so what happens is Hindu undivided family. See, what happens is अभी ठीक है, भले ही joint family के cultures बहुत कम क्यों ना हो, but ये joint family में क्या होता है, जॉइंट फैमिली में क्या होता है, इन पूरी फैमिली का क्या होता है, सारे के सारे जो मेल मेंबर्स होते हैं वो एक साथ हो जाते हैं और क्या होता है, उनका खुद का एक बिजनेस होता है, उनका खुद का एक बिजनेस होता है, राइट. सो सारे के सारे मेल मेंबर्स आर अफिलिएटेड टू दैट पर्टिकुलर बिजनेस. ओके अब वहाँ पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अगर मैं साड़ा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ओके एंड एनी थर्ड पार्टी वांट्स टू कम एंड ज्वाइन द बिजनेस, कैन ही ज्वाइन? नो. क्यों? क्योंकि वो पारिवारिक बिजनेस है, वो पारिवारिक बिजनेस है, राइट. सो हियर मेंबरशिप ऑफ HUF, you become a part of member. Every member of HUF is known as a co-partner and the head of HUF is known as karta. Karta and co-partners belong to family, they are connected to each other by blood, okay, and you are part of HUF by birth, right, and not by agreement. Getting it? Okay, yes. So चाहे आप इंडिविजुअल हो, चाहे आप HUF हो, चाहे आप कंपनी फॉर्म में क्यों ना हो. कंपनी फॉर्म मतलब क्या, अगर मैं ऐसा बोलूं कि इंडिविजुअल इज अ पर्सन, कंपनी इज नॉट अ पर्सन, इसका मतलब क्या है, मुकेश अंबानी टैक्स पे करेगा और रिलायंस टैक्स नहीं पे करेगा.
इज इट पॉसिबल? नो. सो कंपनी भी इंक्लूडेड होगा, और मुकेश अंबानी जो खुद का इनकम अर्न करता है उस पर भी उसको टैक्स पे करना पड़ेगा. ओके, सो व्हेन वी स्पीक अबाउट कंपनी, ओके, अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो अब तक हमने देखा है डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, राइट, कॉर्पोरेशंस, ऑल दीज पार्ट्स आर कवर्ड. ओके, कंपनी को हम लोग डिटेल में थोड़ा सा बाद में देखेंगे. ओके, यस, जस्ट 1 minute, एक्सक्यूज मी माय डियर स्टूडेंट्स, आई नीड टू आंसर दिस कॉल, जस्ट 1 minute. हाँ बोलना. यस यस यस, चल बाय. ओके, यस, लेट्स कंटिन्यू फर्दर. तो इंडिविजुअल, HUF, कंपनी को हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे. आई हैव अ डिटेल्ड चार्ट फॉर यू इन केस ऑफ कंपनी. AOP, BOI, Association of Persons, Body of Individuals. Again, very common question, very favorite question. Okay, what is meant by association of persons and what is meant by body of individuals? अगर हम नाम देखते तो body of individuals की body, सी अंडरस्टैंड, सिर्फ इंडिविजुअल्स की बॉडी, मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में मेंबर्स कौन हो सकते हैं? सिर्फ इंडिविजुअल्स. अगर इंडिविजुअल को पार्टनरशिप के साथ अगर मेंबर बनना है, इंडिविजुअल प्लस पार्टनरशिप, तो क्या BOI फॉर्म होता है? नो, बिकॉज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स इज ओनली ऑफ इंडिविजुअल्स. इन केस ऑफ AOP, इट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स. पर्सन्स कैन बी ऑफ एनी टाइप, राइट? सो इंडिविजुअल प्लस पार्टनरशिप एक साथ आके बिजनेस करना चाहते हैं, AOP. गेटिंग इट? पार्टनरशिप और पार्टनरशिप एक साथ आना चाहते हैं, AOP. कंपनी एंड पार्टनरशिप एक साथ आना चाहते हैं, AOP. मिस्टर एक्स एंड मिसेस एक्स एक साथ आके बिजनेस करना चाहते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. क्लियर? क्लियर एवरीवन? ओके, यस. जब हम पार्टनरशिप फॉर्म की बात करते हैं तो पार्टनरशिप फॉर्म में हमको मेंबरशिप कैसे मिलता है? बाय बर्थ और बाय एग्रीमेंट? बाय एग्रीमेंट. हमको पार्टनरशिप डीड साइन करना पड़ता है, राइट? एंड जिनका नाम पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड है, दोज विल बी ट्रीटेड एज मेंबर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. पार्टनर्स, उनको क्या कहा जाता है? पार्टनर्स कहा जाता है. ओके, अब जब पार्टनरशिप फॉर्म्स की बात करते हैं, इवन LLPs आर इंक्लूडेड. व्हाट इज मेंट बाय LLP? कम ऑन, हु विल टेल मी? आई डोंट वांट द फुल फॉर्म. इट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. Who will tell me what is the difference between partnership firm and LLP? Come on. नाम नहीं तो छुपाएं. In case of partnership firms, the liability of partners is what? Joint. बराबर है? Several as well as unlimited. Whereas in case of limited liability partnership, liability is what? Limited. Okay, आगे. लोकल अथॉरिटी. लोकल अथॉरिटी मतलब क्या? अपने जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जिस शहर में हैं, राइट, या हम कोई गांव में हो गए तो पंचायत होती है, राइट. हम किसी शहर में है तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपालिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होता है, राइट. कैंटोनमेंट बोर्ड होता है. व्हाट इज कैंटोनमेंट बोर्ड? जहाँ पे मिलिट्री के लोग होते हैं वहाँ पे कैंटोनमेंट बोर्ड्स होते हैं, right? So these are all what? Local authorities. And lastly, AJP, artificial juridical person. मतलब क्या? इन ऊपर की कैटेगरीज में जो नहीं कवर होता बट जो आर्टिफिशियली फॉर्म्ड है उनको भी क्या कहा जाएगा? उनको भी पर्सन ट्रीट किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटीज, ओके, यूनिवर्सिटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड ट्रस्ट्स एंड गॉड. गॉड मतलब क्या? टेम्पल्स. What is meant by temples? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता होगा तो इंडिया में जैसे तिरुपति बालाजी है, राइट, पुणे के जो गणपति जी है, राइट, उनको बहुत सारा डोनेशन आता है, राइट. सो उनको जो डोनेशन आता है माय डियर स्टूडेंट्स, दिस डोनेशन इज ऑल्सो दिस टेम्पल्स, दिस गॉड्स. ओके, अब क्या होता है? सी अंडरस्टैंड, अगर तिरुपति बालाजी को बहुत सारा डोनेशन मिला, ओके, तो वहाँ पे ट्रस्ट है, ठीक है, वहाँ पे पंडित जी है, पंडित जी को बोला आओ आप टैक्स पे करो, तो पंडित जी क्या बोलेंगे? मेरा थोड़ी ना पैसा, ये तो भगवान का पैसा है, आप भगवान से लो, राइट. अब हम कहाँ जाएंगे भगवान को ढूंढने के लिए, राइट. सो यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि टेम्पल की जो अथॉरिटी रहेगी, टेम्पल की जो देखरेख करने वाली अथॉरिटी रहेगी, उसको भी हम पर्सन ट्रीट करेंगे. और जो डोनेशंस मिलेगा, ओके, उसके लिए आप यू आर व्हाट? यू आर पर्सन. आपसे टैक्स कितना लेना है कि नहीं लेना है, ये बात की बात है. बट यू आर पर्सन. इफ यू आर पर्सन मतलब आपको इनकम टैक्स के स्कोप में लेके आ गए हैं हम. ओके, अब सबको इंक्लूड करके रख दिया है हमने इनकम टैक्स में. हाँ, अब टैक्स कलेक्ट करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, कितना करना है, ये बात की बात है, राइट. सो हियर व्हाट डज इनकम टैक्स एक्ट से? एवरी पर्सन. तो अगर हमने यहाँ पे देखा तो कहीं पे गवर्नमेंट कवर्ड है क्या? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कहीं पे कवर्ड है? नो. तो क्या इनकम टैक्स लेविड है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट पे? नो.
वाई, एक बहुत ही जनरल कॉमन सेंस है माय डियर स्टूडेंट्स. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को भी मैं इनकम टैक्स में इंक्लूड करती हूँ तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि वो लोग इनकम कमा रहे हैं, राइट, दे आर अर्निंग इनकम्स, राइट. बट गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या है, पब्लिक वेलफेयर. Governments are public authorities. Public authorities means what? Their main aim is public welfare, national interest, right? So वहाँ पे उनको स्कोप ही नहीं देना है, इनकम टैक्स लेवी ही नहीं होगा because they do not earn income at all, right? हाँ, they do not earn income मतलब क्या, क्या उनको फंड्स की जरूरत नहीं पड़ती है, पड़ती है, राइट, पड़ती है, राइट, फॉर उसको कंट्री के लिए खर्चा करने के लिए, बराबर है. बट दैट इज नॉट देयर ओन पर्सनल इनकम, दैट इज नॉट देयर ओन पर्सनल इनकम. तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे कभी इनकम टैक्स लेवी नहीं होता. ओके, तो अब हम कंपनी के डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं. वेरी 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 इंटरेस्टिंग. ओके, यस, ओके. तो जब हम कंपनी, तो देर आर इंडियन कंपनीज, देर आर फॉरेन कंपनीज, देर आर डोमेस्टिक कंपनीज. तो एक्चुअली ये कंपनी मतलब क्या है? कंपनी हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 217. बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, यस यस, वेरी इंटरेस्टिंग. क्या बोला गया है? कंपनी माइट बी रजिस्टर्ड इन इंडिया, कंपनी में भी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया. अगर हम कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया बात करते हैं तो बताओ किस एक्ट के अंडर कंपनीज आर रजिस्टर्ड? कम ऑन फास्ट, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन. बहुत ही जनरल क्वेश्चन है. आई थिंक आपको 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए इसको रिप्लाई करने के लिए. नोबडी? Companies in India are registered under which act? Absolutely yes, Companies Act 2013 or any other previous law. Any other previous law क्यों बोला गया है? क्योंकि Companies Act 2013 के पहले था Companies Act 1956. ओके, इसलिए उन्होंने क्या बोला गया है कि अगर आप 1956 के एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो, आपकी पुरानी कंपनी रही तो, या 2013 में आप रजिस्टर कर लो, इसलिए ये वर्ड्स उन्होंने यूज किया है. ओके, सो जब हम रजिस्टर्ड इन इंडिया की बात करते हैं तो दैट मीन्स कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, नो प्रॉब्लम. जब हम रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया की बात करते हैं, मतलब वो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है, नो प्रॉब्लम. जो कंपनीज इंडिया में रजिस्टर्ड है विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज इंडियन कंपनी. ओके, अब ठीक है, इंडियन कंपनी से समझना बहुत सिंपल है, जो इंडिया के अंडर रजिस्टर्ड होंगी, करेक्ट. अब जब हम रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया की बात करते हैं, मतलब कंपनी देश के बाहर है, इंडिया के बाहर उनकी कंपनी है, बट वो अगर डिविडेंड इंडिया में दे रहे हैं, वो अगर डिविडेंड इंडिया में दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उनका बहुत स्ट्रॉन्ग अफिलिएशन है इंडिया से. सी अंडरस्टैंड, डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स. अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इंडिया में करते हो, इसका मतलब है कि कई पार्ट का प्रॉफिट से जो रिलेशन है दैट इज इन इंडिया. यस और नो? यस और नो? अगर आप डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इन इंडिया करते हो, अगर आपका पार्टिसिपेशन ऑन इन प्रॉफिट्स इंडिया से ज्यादा है, इन दैट केस इवन यू विल बी ट्रीटेड एज डोमेस्टिक कंपनी. ओके, मतलब डोमेस्टिक कंपनी की बात करते हैं तो ऑल इंडियन कंपनीज आर डोमेस्टिक कंपनी. And companies which are registered outside India but paying dividend in India are also known as domestic company. Okay, okay. And जो registered outside India है और dividend भी outside India देते हैं, उनको कहा जाता है foreign companies. Clear? So Indian company की अगर हम बात करते हैं, okay, तो those are companies which are registered in India. अगर हम डोमेस्टिक कंपनी की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? क्या क्या इंक्लूडेड है माय डियर स्टूडेंट्स? एक तो सबसे पहले इंडियन कंपनी जो रजिस्टर्ड इन इंडिया है, प्लस कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया बट डिक्लेयरिंग डिविडेंड इन इंडिया. ओके, और फॉरेन कंपनी मीन्स वन विच आर रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया प्लस जो डिविडेंड आउटसाइड इंडिया पे करते हैं. ओके, यस, लेट्स गो अहेड फर्दर. ओके, ठीक है. तो अगर हमने सेक्शन 4 को समझा तो अब तक हमने एक चीज समझी कि एवरी पर्सन, पर्सन में कौन इंक्लूड होगा वो देखा. Whose total income of previous year? Whose total income of previous year? See, अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो क्या बोला गया है? Whose total income, बराबर है. अगर मेरा कंपनी, if my company has been registered since से 2000 साल से, ओके, 2000th ईयर की बात करें, 2000 सालों की पुरानी बात नहीं करें, 2000th ईयर में मेरा कंपनी अगर रजिस्टर्ड हुआ था, तो अब तो कौन सा चल रहा है, राइट, इतने 20-21 साल मेरा जो बिजनेस चला, क्या मैं पूरे इनकम की बात कर रही हूँ?
क्या मैं पूरे अब तक कमाए हुए इनकम की बात कर रही हूँ कि किसी पर्टिकुलर पीरियड के इनकम की बात कर रही हूँ? इधर उन्होंने वर्ड्स का यूज किया है हुज टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। मतलब यहाँ पे हमको दो कॉन्सेप्ट समझना है, एक तो इनकम में क्या आएगा और दूसरा प्रीवियस ईयर में क्या आएगा। ये दोनों चीजें समझेंगे तभी हमको पता चलेगा कि किसी पर्सन के कौन से इनकम पे इनकम टैक्स एक्ट की आंख है, नजर है, और इनकम टैक्स एक्ट किस पे से टैक्स लेने वाली है, राइट? सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट टोटल इनकम। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इनकम हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 224। जब हम नॉर्मली इनकम की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो इट इज व्हाट? इनकम मतलब क्या? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज नथिंग बट इनकम। और जो इनकम मिलता है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ नॉन कैश, दैट इज काइंड। इनकम में भी लीगल, इनकम में भी इलीगल। ओके, अब जिसको इनकम कमाने के अनलिमिटेड सोर्सेस है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, टेक माई एग्जाम्पल, इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। और रादर फर्स्ट लेट्स टेक योर एग्जाम्पल, फिर मेरा एग्जाम्पल। ओके, आप लोग सीएस कर रहे हो, सीएस के साथ साथ बहुत सारे लोग, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आता है, तो मैंने देखा है कि पैंडेमिक में बहुत सारे लोगों को डिफिकल्टी हुई है, राइट? जिनका बिजनेस वेल सेट है या जिनका नेसेसिटीज से रिलेटेड बिजनेस है, उनका तो बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, क्योंकि अभी भी लॉकडाउन में नेसेसिटीज वालों को बिजनेस चालू रखना अलाउड है, राइट? पर जिनका वो बिजनेस नहीं है, तो वो कुछ तो पार्ट टाइम जॉब करे, जैसे कोई ये ऑनलाइन साइट्स है, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, इनका पार्ट टाइम क्या कर रहे हैं वो लोग? डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं, या कोई कंप्यूटर से रिलेटेड, ऑनलाइन से रिलेटेड कोई ब्लॉगिंग कर रहा है, कोई कुछ दे आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दे आर डूइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज अलॉन्ग विद स्टडीज, राइट? तो आपकी इनकम वहां से आती है। इसके साथ साथ आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट होगा तो आपको उसमें से इंटरेस्ट मिलता है। इसके साथ साथ अगर किसी को शेयर मार्केट में इंटरेस्ट होगा तो उसका शेयर मार्केट से भी इनकम आ रहा है, बराबर है ना? तो अगर कुछ चार पांच दोस्तों ने मिलके एक गाड़ी ली है, ओके, और उस गाड़ी को रेंट पे दिया है, तो रेंटल इनकम भी आता है, बराबर है? उन्होंने घर लिया है, उनका पुश्तैनी घर है, वो उन्होंने छोटे घर में शिफ्ट होकर पुश्तैनी घर को रेंट पे चढ़ा दिया है, तो वहां से भी इनकम आता है, राइट? सो इनकम कैन बी ऑफ एनी नेचर। जितने लोग उतने इनकम कमाने की कैपेसिटी, उतने इनकम कमाने के उनके उतने विचार होंगे, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि ये अमेजोन वगैरह, ये लोग क्या करते हैं? लोकल वेंडर को एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करते हैं, पर लोकल पब्लिक आता है, वहां से खरीदता है। मतलब एक्चुअली वो लोग कमीशन बेस का काम करते हैं, और दुनिया में सबसे ताकतवर और दुनिया में सबसे ज्यादा रिचेस्ट यही लोग हैं, राइट? मतलब खुद का पैसा तो कुछ नहीं, खुद का सामान भी कुछ नहीं, लोगों का पैसा, लोगों का सामान, हमको सिर्फ उनको एक्सेस देना है, प्लेटफॉर्म देना है, स्कोप देना है, राइट? सो जिस प्रकार का इंसान होगा उसका दिमाग वैसा चलेगा। सो इनकम कैन बी ऑफ अनलिमिटेड नेचर, अनलिमिटेड सोर्सेस। किसी एक इंसान को कई जात की इनकम हो सकती है, कई प्रकार की इनकम हो सकती है, राइट? बट इनकम टैक्स एक्ट को अगर इनकम पे टैक्स देना है तो क्या वो अनलिमिटेड स्कोप रख सकता है? नहीं। तो व्हाट डज इनकम टैक्स एक्ट से? आप भले कौन से भी प्रकार की इनकम अर्न करो, हम उस सारी इनकम को 5 हेड्स में क्लासिफाई करेंगे। All your income will be classified under 5 heads. इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर आप किसी के अंडर जॉब करते हो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, तो आपको सैलरी, आपका इनकम सैलरी में कवर किया जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है और उससे आपको अगर रेंटल इनकम होता है, तो इन दैट केस हम उसका इनकम कहाँ पे कवर करेंगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कवर करेंगे। अगर आपका खुद का बिजनेस या प्रोफेशन है, ओके, अगर आपका खुद का बिजनेस या और प्रोफेशन है, और अगर उस बिजनेस या प्रोफेशन से आपको प्रॉफिट्स होते हैं, इन दैट केस इट विल बी कवर्ड एंड प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर आपके पास कोई कैपिटल एसेट है और आप बेच के इनकम कमा रहे हो, राइट, देन योर इनकम वुड बी कवर्ड अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। और जो भी इनकम इन चारों हेड्स में कवर नहीं होगी, उसके लिए एक रेसिडुअल हेड दिया गया है, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। दैट इज व्हाट? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर हम डिजाइन ऑफ सेक्शंस देखते हैं, ओके, अगर हम डिजाइन ऑफ सेक्शंस देखते हैं, तो 15 to 17 सेक्शन इज फॉर सैलरी, 22 to 27 section is for house property, 28 to 44 DB is for PGBP, 45 to 55A is capital gains and 56 to 59 is income from other sources. तो यहाँ पे सब कुछ कंटिन्यूअस है, सिर्फ गैप यहाँ पे है, राइट? यहाँ पे सिर्फ गैप है,
17 और 22 के बीच में, 18 to 21. सी 18 to 21 के जो सेक्शंस थे विच वर फॉर इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटीज. पुराने इनकम टैक्स एक्ट में इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटीज भी एक अलग हेड था, 6 हेड्स थे. फिर लेटर ऑन दिस हैज बीन एडेड इनटू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. तो 6 को 5 हेड्स में कन्वर्ट किया गया और इन सेक्शंस को पूरी तरीके से निकाल ही दिया गया इनकम टैक्स एक्ट से. अंडरस्टैंडिंग? ओके, इसलिए अपने पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है एंड दीज आर द डिजाइन ऑफ द सेक्शन, दीज आर द डिजाइन ऑफ द 5 हेड्स. ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. अब जैसे इनकम टैक्स एक्ट का एक चार्जिंग सेक्शन है, हर हेड का भी खुद का एक चार्जिंग सेक्शन है. First section is always a charging section. So section 15 is the charging section of salary, 22 house property, 28 of PGBP, section 45 for capital gains and section 56 is the charging section from income from other sources. समझ में आया? Okay, so this is the broad design with case which is in case of income which will be covered by Income Tax Act. Okay? अब Income Tax Act ने आगे बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली है. आगे उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात बोली है कि आपको इनकम देखना है ना, आपको नज़र मारनी, इनकम टैक्स एक्ट आपको नज़र रखनी है कौन से इनकम पे? इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर. अब अपने दिमाग में कीड़े चालू हो गए. ईयर तो पता है मैम, ईयर तो हमको पता है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट प्रीवियस ईयर? सी अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, ईयर के 2 प्रकार के होते हैं, फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर. फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल टू मार्च, ओके, एंड कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी टू दिसंबर. ओके, से फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 29 मई 2020 को बिजनेस स्टार्ट किया. अंडरस्टैंडिंग दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाद में सब कुछ पीवाई और एवाई से ही रिलेटेड होगा और बार बार मुझे ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की इट्स नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन दिस ऑल्सो. अब भी एक बार समझ लेना, एक ही बार समझो इन सच अ वे दैट इट इज फिट इन योर माइंड्स. ओके, यस, से 29 मई 2020 को मैंने बिजनेस स्टार्ट किया. ओके, तो अब मुझे बताओ कि जब तक मेरा बिजनेस छोटा है तब तक मैं देखना कि मैंने कितना माल बेचा, कितना माल खरीदा, ओके, मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, मुझे कितना इनकम हुआ है. इट इज पॉसिबल, बट जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होगा, इज इट पॉसिबल टू एनालाइज प्रॉफिट्स एवरी डे? नो. प्रॉफिट्स हमको कहाँ से मिलते हैं? P&L अकाउंट से. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम कब बनाते हैं? साल के अंत में, जब साल खत्म हो जाता है. राइट, अब ये साल कब खत्म होगा? इनकम टैक्स एक्ट बिलीव्स इन फाइनेंशियल ईयर. ओके, मतलब अप्रैल टू मार्च, मतलब 31 मार्च को अपना ये साल खत्म हुआ. 31 मार्च को अपना साल खत्म होगा, फिर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनलाइज करेंगे, फिर अपना प्रॉफिट्स फाइनलाइज होगा P&L अकाउंट में, फिर उस प्रॉफिट्स पे हम डिसाइड करेंगे हमको कितना टैक्स पे करना है, फिर हम टैक्स पे करेंगे. मतलब आइडियली ये सारे के सारे एक्टिविटीज 31 मार्च के बाद होंगे. 31 मार्च के बाद होंगे. 31 मार्च तक तो मेरा साल खत्म हुआ और 31 मार्च के बाद तो नेक्स्ट ईयर चालू हुआ. इसका मतलब उनका क्या कहना है कि इनकम एक साल में अर्न होता है और उसके प्रॉफिट्स फाइंड आउट होते हैं, ओके, इन द नेक्स्ट ईयर. उसका टैक्स पे होता है उसके अगले साल में, क्योंकि टैक्स इनकम पे होता है. इनकम मतलब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस. ये अपने को आइडियली मोस्टली इन केस ऑफ बिजनेसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता है, जो साल के अंत में बनता है आफ्टर क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. राइट, तो इसका मतलब क्या है? इनकम हम एक साल में अर्न करते हैं और इस इनकम पे टैक्स हम अगले साल में पे करते हैं. मतलब जब इनकम की बात करते हैं तो देयर आर 2 years इन्वॉल्व. एक साल जिसमें हम इनकम अर्न करते हैं और अगला साल जिसमें हम टैक्स पे करते हैं. तो जिस साल में हम इनकम अर्न करते हैं उसको कहा जाता है प्रीवियस ईयर एंड द ईयर इन विच वी हैव टू पे टैक्सेस इज नोन एज असेसमेंट ईयर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स. प्रीवियस ईयर ऑलवेज कंसिस्ट्स ऑफ 12 months. ट्रू और फॉल्स? Come on, option A true, option B false, option C partly true, option D none of the above. Come on. I repeat my question. Previous year consists of 12 months. Okay, Veer says false. Why false? Snehu says false. Srishti says partly true. Okay. Yes. Jyoti says true. Okay. Tanya says true. See, understand. एक चीज मेरी समझो बच्चों, जिस साल में हम इनकम अर्न करते हैं उसको प्रीवियस ईयर कहा जाता है और जिस साल में हम टैक्स पे करेंगे उसको असेसमेंट ईयर कहा जाता है. प्रीवियस ईयर, जैसे फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंड, मेरा बिजनेस एयरक्राफ्ट्स बेचने का है.
ओके मेरा बिजनेस एयरक्राफ्ट बेचने का है, तो मुझे बताओ कोई क्या हर रोज कोई आएगा मेरे पास और एयरक्राफ्ट खरीद के जाएगा? नो नो, साल में एक आध बार कोई आएगा, कोई कंट्री विल अप्रोच मी एंड बाय एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम मी, बराबर है? मतलब एक ही डील हुई है पूरे साल में, एक ही दिन मेरा सेल हुआ है। ओके ओके, तो मुझे बताओ क्या ये 12 महीने, क्या मेरा बिजनेस 12 महीने कंटिन्यूसली चालू था? चालू था। मैंने सेल एक दिन किया। सी अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू टेल यू, दैट प्रीवियस ईयर कैन बी ऑफ अ सिंगल डे ऑल्सो, कैन बी अ सिंगल डे ऑल्सो। उन्होंने दो कॉन्सेप्ट्स क्यों रखे हैं? उन्होंने दो कॉन्सेप्ट्स क्यों रखे हैं? ताकि कोई भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। ओके, से फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर में मैंने सिर्फ 6 महीना बिजनेस किया। ओके, पिछले साल का एग्जाम्पल ले लो। चलो, ये जो साल अभी हमारा पैंडेमिक में गया है, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मार्च, पिछले मार्च से जो लगा, राइट, लॉकडाउन, राइट, देन अराउंड 6 महीने पूरा ही लॉकडाउन था, फिर बाकी का 6 महीना रिकवर होने के लिए 1 साल 1 महीना लग गया, राइट। मतलब आइडियली 1 साल में मेरा बिजनेस कितने महीने चला? 4 मंथ्स चला, 4 मंथ्स चला, राइट। बट जब मार्च खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली योर ईयर विल एंड। एट दैट टाइम आपको ये नहीं देखना है कि मैंने 12 महीने मेरा बिजनेस चला कि नहीं चला, राइट। सो उन्होंने क्या बोला है? दे हैव गिवन यू डेडलाइंस, दे हैव गिवन यू टाइम लिमिट्स। ओके, सो अप टू मार्च इट इज गोइंग टू बी योर प्रीवियस ईयर। उसमें उस टाइम लिमिट, अप्रैल टू मार्च में आपने कुछ भी किया हो, बिजनेस बंद रखा हो, कोई भी अनदर प्रकार का बिजनेस किया हो, नया बिजनेस चालू किया हो, वट एवर, अप्रैल टू मार्च हम देखेंगे और उसका हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट ईयर में टैक्स पे करेंगे। So assessment year always consists of 12 months. Previous year not necessarily consists of 12 months. Okay? Yes. अब हमने क्या देखा? इनकम हम अर्न करेंगे प्रीवियस ईयर में, टैक्स हम पे करेंगे असेसमेंट ईयर में। बट देर आर सर्टन केसेस जहां पे इनकम भी पीवाई में अर्न होता है और टैक्स भी पीवाई में ही देना पड़ता है। मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम इंडियन गवर्नमेंट और कोई एनआर इंडिया में आया है, उसे इनकम अर्न किया है। अब अगर मैं असेसमेंट ईयर तक वेट करूं तो मुझे गारंटी नहीं है कि वो अगले साल इंडिया में रहेगा कि नहीं। अगर वो इंडिया में अगले साल नहीं रहा और इंडिया से चला गया तो मैं कहां पे उसके पीछे जाऊंगी टैक्स वसूल करने के लिए, राइट। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलती है? ऐसे कोई लोग जिन पे हमको डाउट रहेगा, ओके, या ऐसे कोई लोग जो असेसमेंट ईयर में टैक्स पे नहीं कर सकते, तो उनका अभी के अभी हम टैक्स लेके छुट्टे हो जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग? सो दैट वी डू नॉट हैव टू रिलाई ऑन द असेसमेंट ईयर फॉर टैक्स, क्योंकि हमको तो टैक्स से मतलब है भाई, हमारे भी तो जेब फुल होने चाहिए, राइट। सो विच आर दिस केसेस? शिपिंग बिजनेस ऑफ एनआर, ओके, अगर नॉन रेसिडेंट का शिपिंग बिजनेस रहा तो। पर्सन लिविंग इंडिया, ओके, वो इंडियन था, इंडियन सिटीजन है, बट अब वो इंडिया छोड़ के जाने वाला है बाहर, बराबर है। अरे ऐसे जो चोर इंडिया से भाग चुके हैं लोगों के पैसे लेके, उनसे हम वसूली नहीं कर सकते, राइट। तो जो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं उनसे हम कब वसूल करेंगे? करेक्ट, राइट। सो व्हाट डज इंडियन गवर्नमेंट से, व्हाट डज इनकम टैक्स एक्ट से? जो पर्सन लिविंग इंडिया छोड़ के जा रहा है ना, तो उसको बोलो यहाँ का जो हिसाब किताब है सारा मिटा के जाए, हमारा जो टैक्स है वो पे करके जाए, फिर आपको जहां जाना है देश में, अंटार्कटिका भी जाना है तो हमको प्रॉब्लम नहीं है, राइट, बट यू पे आवर टैक्स एंड गो। अंडरस्टैंडिंग? एओपी बीओआई फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्संस, ओके, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल शॉर्ट पीरियड के लिए बनाए हैं, in that case पहले टैक्स पे करो and then you can go. Then next, person transferring property for avoiding tax. अगर गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि कोई टैक्स अवॉइडेंस के लिए अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रही है, तो व्हाट डज गवर्नमेंट से? टैक्स पे करो एंड देन यू कैन गो हेड। डिसकंटिन्यूड बिजनेस मतलब क्या? सी, इफ यू रिमेंबर, डिसकंटिन्यूड बिजनेस मतलब बिजनेस बंद करना मतलब सारे के सारे लायबिलिटीज पे करना, सारे के सारे ड्यूज पे करने के बाद ही हम बिजनेस बंद कर सकते हैं। करेक्ट। सो जो लायबिलिटीज है, जो स्टैट्यूटरी ड्यूज है, जो गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करना है, दोज आर नोन एज स्टैट्यूटरी ड्यूज। स्टैट्यूटरी मतलब लॉफुल, लीगल, लॉज के अंडर। ड्यूज मतलब आपने जो पैसे देना बाकी है, मतलब आपको सारे के सारे टैक्सेस पे करके सारा गवर्नमेंट के साथ जो हिसाब किताब है, गवर्नमेंट के साथ भी और बाकी के लोगों के साथ भी, आपके क्रेडिटर्स के साथ भी, आपके डेटर्स के साथ भी, सारा के सारा हिसाब किताब मिटाओ, फिर बिजनेस बंद करो। सो डिसकंटिन्यूड बिजनेस को भी क्या करना पड़ता है? जिस साल में इनकम अर्न किया उस साल में टैक्स पे करो, बिजनेस बंद किया टैक्स पे करके बिजनेस बंद कर दो। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, एंड वन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, ओके, से फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन चालू हुआ, राइट, पहले मेरे फिजिकल क्लासेस थे, लॉकडाउन चालू हुआ, अंडरस्टैंड माई एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके,
पहले मेरे फिजिकल क्लासेस थे। मार्च 2020 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने लॉकडाउन अनाउंस किया। लॉकडाउन अनाउंस हो गया, ठीक है, तो मेरे फिजिकल क्लासेस बंद हो गए। फिजिकल क्लासेस बंद हुए, देन ऑनलाइन मोड में पीपल वर वेटिंग, लेट्स वेट एंड वॉच कि अब कब ये सिचुएशन इंप्रूव होगी। फिर महीना गया, फिर लोगों को पता चल गया कि भाई ये तो लंबा तक चलेगा, अब ऐसे घर पे नहीं बैठ सकते। फिर मैंने डिसाइड किया कि व्हाई नॉट शिफ्ट टू ऑनलाइन मोड, राइट, व्हाई नॉट शिफ्ट टू ऑनलाइन मोड। ओके, सी अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर अप्रैल महीना ऐसा ही किया कि फिर मई महीने में मैंने डिसाइड कर दिया, मई महीने में मैंने फ्लायर्स बना दिए कि नाउ पीयूषा मैम इज गोइंग टू कम टू योर हाउस एंड टीच यू टैक्स। पीयूषा मैम इज नाउ गोइंग टू कम टू योर हाउस एंड टीच यू इनकम टैक्स। ओके, मैंने फ्लायर्स बना दिए। मतलब मई 20 में मैंने फ्लायर्स बना दिए। इंटरनेट, आई टुक इंटरनेट बाय स्टॉर्म। ओके, मैंने पूरा की पूरा एडवर्टाइजमेंट किया एंड देन एडमिशन स्टार्टेड फ्लोइंग। ओके, मैंने मेरा खुद का अलग एंटिटी बनाया, पीबीटी क्लासेस। ओके, पीबीटी क्लासेस के अंडर मई से मैंने चालू किया एडवर्टाइजमेंट करना, जुलाई से मैंने एडमिशन्स चालू कर दी। ओके, तो जब इनकम टैक्स एक्ट में कवर होगा, मैं जब इनकम टैक्स में क्या बोलेगा, व्हाट इज बीन टोल्ड टू यू, व्हाट इज बीन टोल्ड कि इंडिविजुअल अगर खुद का बिजनेस चालू करता है तो वो भी क्या होगा, वो भी पर्सन ट्रीट किया जाएगा। अब मेरे दिमाग में सवाल आया कि मैंने तो जुलाई से एडमिशन ली है, राइट, मैं तो सिर्फ एडवर्टाइज कर रही थी मई से, बराबर है ना। सो मुझे मई से आई विल बी कवर्ड एज अंडर इनकम टैक्स और फ्रॉम जुलाई। See, understand. What does Income Tax Act say? Every person has to pay income tax. The moment you are registered as PBT classes, you are a person under Income Tax Act. मतलब आपने बिजनेस कब चालू किया, आपने बिजनेस किया या नहीं, इससे इनकम टैक्स एक्ट को कोई लेना देना नहीं है। द डे यू गेट योर सेटअप डन, द डे यू आर एस्टैब्लिश्ड, यू बिकम अ पर्सन, यू विल बी कवर्ड बाय इनकम टैक्स एक्ट। क्लियर एवरीवन। सो फ्रॉम डेट ऑफ सेटअप टू 31 मार्च विल बी योर प्रीवियस ईयर, और उसके अगले साल में उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा एज असेसमेंट ईयर। क्लियर एवरीवन? ओके, यस, आपका SLCM का क्लास है, राइट? ओके, लेट मी नो कि जब सर क्लास चालू करेंगे मैं मेरा मीटिंग जो है वो एंड कर दूंगी। ओके, टिल देन वी शैल कंटिन्यू। ओके, फाइन, यस। आगे मजा आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? कि सब लोग सो गए? सो तो नहीं गए सब लोग? सुबह लगे हैं क्लास में, कोई सो तो नहीं गया? मजा आ रहा है? That's nice. Okay. So every person whose total income of previous year exceeds, अब आगे देखो बहुत मजा आने वाला है, exceeds maximum amount which is not chargeable to tax। मतलब क्या? पर्सन है, उसका टोटल इनकम है, उसके PY का टोटल इनकम, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक्सीड्स मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। मतलब क्या? मतलब इनका कहना ऐसा है कि इनकम टैक्स में कोई तो ऐसा अमाउंट दिया गया है, उस तक आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर अगर आपका इनकम जाता है तो आपको टैक्स पे करने की जरूरत है। वो हाउ मच इज दैट अमाउंट विल सी लेटर। फाइन। इज एन असेसी, मतलब क्या? सी, लिसन टू मी, एवरी पर्सन, आई एम अ पर्सन, सी पीबीटी क्लासेस, राइट, मेरा इनकम, मैंने एडमिशन चालू किए, टोटल इनकम आया, टोटल इनकम कौन से पीरियड का देखना है? ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है। अगर ये इनकम जो टोटल मैंने पूरी इनकम प्लस करी, अगर मेरी इनकम इस मैक्सिमम अमाउंट से ज्यादा है तो मुझे इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट। तो इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, तो इनकम टैक्स में मुझे वो नाम क्या दिया है? हाउ विल इनकम टैक्स टेल मी कि ओके अब नाउ पीबीटी। ओके, तो अगर आपने देखा होगा तो ना, स्पेशली वेरी फेमस अंडर हिंदी मूवीज एंड ऑल दैट, अगर जेल में, सपोज मुझे जेल में डाल दिया तो कोई मुझे पीबीटी करके बुलाएगा कि कैदी नंबर करके बुलाएगा? कमान, आप जेल में जाते ही आपको वो व्हाइट कपड़े पहना दिए जाते हैं और आपको क्या, यू हैव टू स्टैंड विद अ बोर्ड, कैदी नंबर, बराबर है ना। वैसे ही इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हमको कैदी नंबर कैसे बोलते हैं? असेसी। सो इनकम टैक्स इज नॉट गोइंग टू टेल मी पीबीटी, इनकम टैक्स मुझे बोलेगा ओ कैदी नंबर, मतलब assessee. I will be an assessee in the eyes of Income Tax Act. Understanding? Okay. So when we see the concept of assessee,
So when we see the concept of assessee, assessee has been defined under section 27. Okay, assessee को short में लिखा जाता है AA. ओके तो कौन कौन कवर्ड है, कौन कौन असेसी है, किसको किसको इनकम टैक्स इनकम टैक्स वसूल करने की नजर से देखती है, हर असेसी को. अब इस असेसी में कौन आता है, ऐसा इंसान हु इज लायबल टू पे टैक्स, पेनल्टी, इंटरेस्ट. ओके जैसे फॉर एग्जांपल पीपीटी को टैक्स पे करना था, पीपीटी ने टैक्स पे करना था, आई वाज लायबल टू. सी द वर्ड्स आर सो ब्यूटीफुल. उन्होंने ऐसा नहीं बोला है एनी पर्सन पेइंग टैक्स, अगर मैंने टैक्स नहीं पे किया तो आई विल नॉट बी एन असेसी. उन्होंने वर्ड्स क्या यूज किया है, लायबल टू पे. आपने पे किया हो या नहीं किया, पे किया तो ठीक, नहीं किया तो इनकम टैक्स एक्ट आपसे वसूल करेगा. सो इफ यू आर लायबल टू पे टैक्स यू आर असेसी इन द आइज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. अगर आप लायबल हो टैक्स पे करने की, अगर आपने पे ही नहीं किया तो गवर्नमेंट आपसे इंटरेस्ट वसूल करेगी, गवर्नमेंट आपसे पनिशमेंट के तौर पे पेनल्टी वसूल करेगी. सो ऑल दिस पर्सन्स हु आर लायबल टू पे टैक्स, पेनल्टी, इंटरेस्ट आर असेसीज. द मोमेंट यू आर असेसी, कैदी नंबर होते ही कैदिया पुलिस आपको एकदम आप पे गन तार के ही हमेशा रहेंगे. बिल्कुल इनकम टैक्स एक्ट अपने पे बंदूक तार के रहेगी कि कब आपका इनकम होता है और कब हम आपसे टैक्स वसूल करेंगे. डू यू अंडरस्टैंड? ओके अब टैक्स पे करते वक्त बहुत बार ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट हमको रिफंड देगी, हमने एक्सेस टैक्स पे किया है. सो जो रिफंड के लायबल है उनको भी असेसी बोला गया है. ओके यस आगे जिनको लॉस हुआ है, जरूरी नहीं है कि हर बार हम इनकम ही हो, राइट. हम जब इनकम बोलते हैं तो इनकम मतलब पॉजिटिव इनकम एज वेल एज नेगेटिव इनकम. मतलब अगर आपको लॉस भी हुआ है तो यू विल बी एन असेसी, उस लॉस का आपको सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड मिलेगा. ओके डीम्ड असेसी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रस्ट. ओके ट्रस्ट का ट्रस्टी विल बी डीम्ड असेसी. माइनर और ल्यूनेटिक मीन्स पीपल विद अनसाउंड माइंड विल, उनके मैनेजर्स गार्डियंस होते हैं. ओके मतलब एनीवन, अगर मेरे हिस्से का इनकम किसी और को कोई वसूल कर रहा है, ओके एनीवन हु इज अर्निंग इनकम ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड असेसी. ओके उसको भी डीम्ड असेसी ट्रीट किया जाएगा. ओके या किसी को से फॉर एग्जांपल मैंने मेरे हस्बैंड को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी है, ओके कि सारे ट्रांजैक्शंस आप ही करोगे, मैं सिर्फ क्लासेस लूंगी, दिन रात में सिर्फ क्लासेस लूंगी, बाकी सब कुछ आप देखो, किसके साथ कोलैबोरेशन करना है, किससे इनकम लेना है, क्या लेना है, राइट. इन दैट केस विल बी व्हाट, अ रिप्रेजेंटेटिव असेसी. डू यू अंडरस्टैंड? यूजुअली जब हम रिप्रेजेंटेटिव असेसी की बात करते हैं इट इज इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट एंड डिसीज्ड. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दुबई चली गई क्लासेस लेने के लिए एंड माय हस्बैंड इज इन इंडिया, ओके दुबई से मैं क्लासेस ले रही हूँ, मेरा स्टूडियो है और ओके व्हाटएवर कलेक्शन है, कोलैबोरेशंस है जो इंडिया में हो रहे हैं, इन दैट केस who will be the representative assessee? My husband will be the representative assessee. Okay, assessee in default. Assessee in default मतलब वो लोग जिनको टैक्स पे करना था बट नहीं पे किया उनको भी असेसी बोलेगी. मतलब क्या, अगर आपने खुशी खुशी नहीं दिया तो आपको रो के देना पड़ेगा, बट इनकम टैक्स एक्ट आपसे टैक्स वसूल करके रहेगी. ओके यस सो ऑल दीज पीपल आर व्हाट असेसी. तो क्या बोला गया है हमें चार्जिंग सेक्शन में, एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर एक्सीड्स maximum amount which is not chargeable to tax is an assessee and chargeable to income tax at rates, okay, rates prescribed in Finance Act for relevant PY. okay अगर हम इनकम टैक्स एक्ट का ईयर देखते हैं, ओके डीम्ड असेसी मतलब माय डियर स्टूडेंट्स, डीम्ड असेसी मतलब ज्योति डीम करना, अज्यूम करना. से फॉर एग्जांपल माइनर है, ओके से उत्तराखंड, राइट, उत्तराखंड का जब फ्लड्स आया था, यू मस्ट हैव सीन मेनी फैमिलीज वर इनंडेटेड इन वाटर्स, कई लोग डूब गए, कई लोगों के घर डूब गए, बराबर है ना. पर से फॉर एग्जाम्पल देयर वाज वन स्मॉल मास्टर एक्स, छोटा सा बच्चा था, ओके छोटा सा बच्चा था, ओके उसके पापा मम्मी ने क्या किया था, उसके पापा मम्मी का एक इकलौता लड़का था, इसलिए उन्होंने क्या किया, उनके पास बहुत इनकम सोर्सेस थे, ओके उसके बाद उनके पास बहुत इनकम सोर्सेस थे और क्या पता उनको समडे उन्होंने क्या डिसाइड किया कि ये सारा पैसा हम इकट्ठा करके अपने बेटे के लिए रखेंगे. ओके सारा पैसा इकट्ठा करके हम लोग अपने बेटे के लिए रखेंगे. तो कैसे रखेंगे, तो उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया, या उन्होंने से फॉर एग्जाम्पल किसी एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, ओके कि चलो मास्टर एक्स के लिए, ओके फादर एक्स और मदर एक्स ने इतना सारा पैसा रखा है, ओके ये पैसा मास्टर एक्स को मिलना चाहिए. अभी तक मास्टर एक्स को कुछ समझता नहीं है, तो खुदा ना खास्ता हमको कल कुछ हो जाए तो मास्टर एक्स को ये पैसे आप देना. ऐसा करके अगर किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, किसी ट्रस्ट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि मास्टर एक्स को ये जो पैसे है 18 साल की उम्र के बाद आप देना,
जब अकल आ जाएगी तब आप उसको ये पैसा देना। सो सारे के सारे पैसे ट्रस्ट के पास है, राइट राइट। एंड क्या हुआ से उत्तराखंड में मदर एक्स एंड फादर एक्स, राइट, ड्राउन्ड इन द वाटर्स, ड्राउन्ड इन द वाटर्स। नाउ मास्टर एक्स वन इज लेफ्ट, राइट। नाउ दिस मास्टर एक्स की देखरेख करने के लिए उसकी फैमिली है, ठीक है, और उसके साथ उसका ट्रस्ट भी बनाया गया है, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, मास्टर एक्स को इनकम हो रही है क्या? हो रही है, क्योंकि वो ट्रस्ट में अक्यूमुलेट हुई है वो इनकम। बट विल मास्टर एक्स बी लायबल टू पे टैक्स? नो। उसके बिहाफ पे जो गार्डियन रहेगा, ओके, जो ट्रस्ट है, ओके, उसको जो अक्यूमुलेटेड इनकम है उस पे टैक्स पे करना है। सो हियर हु विल बी द डीम्ड असेसी? एक्चुअली इनकम किसके नाम की है? मास्टर एक्स के नाम की है, बट बिकॉज ही इज अ माइनर, ही हैज हिज ओन रिप्रेजेंटेटिव्स, ही हैज हिज ओन ट्रस्ट। इन दैट केस जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो डीम्ड असेसी है, एज द केस मे बी, उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यस ज्योति, क्लियर? ओके, यस। तो अगर हम इनकम टैक्स एक्ट देखें तो इनकम टैक्स एक्ट का ईयर क्या है? 1961। 1961, और हम कौन से साल में हैं? 21वें साल में हैं, राइट राइट राइट। 21st ईयर 2021 में हैं हम लोग, बराबर है, राइट। तो अब मुझे बताओ, 1961 के लोग भी अभी बहुत ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे, राइट। 1961 में जो ख्यालात है वो अभी तक नहीं है, 1961 में जो करेंसी थी वो अभी तक नहीं है। फिर वो एक्ट आज हमको कैसे एप्लीकेबल है? वो एक्ट हम 2021 में कैसे एप्लीकेबल कर सकते हैं, राइट? ये बहुत बड़ा सवाल आएगा आपके मन में। तो इसको बैलेंस करने के लिए व्हाट इज द गवर्नमेंट सेइंग? हम आपकी बात समझते हैं, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप बिफोर यू आर बॉर्न कितने सालों पहले से ABCD है, 0 1 2 3 नंबर्स है, हैव दिस एवर चेंज्ड? नो, दिस हैज नॉट चेंज्ड। हाँ, रोज कभी फोनिक्स आया, राइट, देन साउंड इंजीनियरिंग आया, राइट, देन डिफरेंट यस, लेक्चर स्टार्ट हो गया ज्योति। Let me just finish this concept in 1 second and then we'll continue in the next class, okay? Just give me 1 minute. Yes, तो क्या वो जो ABCD है, नंबर्स है, क्या कभी वो चेंज हुआ है? नहीं, बेस नेवर चेंजेस, राइट। तो उनका क्या कहना है? इनकम टैक्स का जो बेस है, इनकम टैक्स का पर्पस क्या है? गवर्नमेंट को आप जो इनकम अर्न करते हैं उसमें से टैक्स चाहिए, राइट राइट। ओके, सो दिस इज द एंटायर लॉजिक, दिस इज द एंटायर बेसिक, ओके। बट जैसे जैसे चेंजेस होंगे वैसे वैसे हर साल हम इनकम टैक्स में चेंज करेंगे वाया बजट, ओके, दैट इज वाया फाइनेंस एक्ट। इसलिए फाइनेंस एक्ट में हर साल रेट्स ऑफ इनकम टैक्स होंगे और उस रेट्स के अंडर आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, ओके। सो टुडे वी हैव लर्नड ऑल द बेसिक्स, जो अपने लिए MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज का लेक्चर आपने अच्छे से सुना होगा तो आपको कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में होंगे। नाउ क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के चाहे कैसे भी पूछे जाए, यू विल बी एबल टू आंसर, okay. And second, next lecture mein we are going to see the tax computation, and then very soon we shall be moving ahead to the heads of income, okay. Till then, take care and bye bye. I hope you enjoyed this lecture, okay.